टॉपिक विल बी सिंचाई का परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इरिगेशन। कृत्रिम विधियों द्वारा पौधों को जल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। कृत्रिम सिंचाई की आवश्यकता मुख्य रूप से क्यों होती है? उष्ण जलवायु, मौसम एवं अनिश्चित वर्षा के कारण। प्राचीन भारत के किन धार्मिक ग्रंथों में कुओं और तालाबों से उल्लेख मिलते हैं? वेदों से। मेगास्थनीज ने मौर्य काल में कितनी फसलों के उगाए जाने का उल्लेख किया? 2 फसलों का। मेगास्थनीज की किस प्रसिद्ध पुस्तक में मौर्यकालीन सिंचाई की व्यवस्था है? इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित ग्रैंड एनीकट कल्लाई बांध का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? द्वितीय शताब्दी में। कल्लनाई बांध ग्रैंड एनीकट का निर्माण किस चोल शासक के काल में हुआ था? चोल राजा करिकाल के समय। मध्यकाल में भोपाल की प्रसिद्ध भोजपुर झील भोजपाताल का निर्माण किसने करवाया था? परमार राजा भोज ने। सल्तनत काल में दिल्ली के किस वंश के शासकों द्वारा निर्मित सिंचाई नहरें प्रसिद्ध थी? तुगलक वंश। सल्तनत काल में दिल्ली के किस वंश के शासकों द्वारा निर्मित सिंचाई नहरें प्रसिद्ध थी? तुगलक वंश द्वारा। सल्तनत काल में सबसे बड़ी नहर प्रणाली का निर्माण किस तुगलक शासक ने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। मध्यकाल में उत्तर भारत में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले किस साम्राज्य की नहरें प्रसिद्ध है? मुगल शासकों द्वारा निर्मित नहरें। ब्रिटिश शासकों ने भारत में किस प्राकृतिक आपदा की समस्या पर काबू पाने के लिए नहरों का विकास किया? दुर्भिक्ष, अकाल और सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन विल ब्रिटिश काल में कृषि विकास के लिए सिंचाई क्षमता में वृद्धि हेतु क्या किया गया है? नियोजित विकास के तहत आधुनिक नहर प्रणाली का निर्माण। प्राचीन काल में आदेव मातृक भूमि किसे कहते हैं? आदेव मातृक भूमि किसे कहा जाता है? वह भूमि जो केवल वर्षा पर निर्भर ना होकर कृत्रिम सिंचाई प्रणालियों से सींची जाती है। विदेशी यात्रियों के विवरण के अनुसार भारत में प्राचीन काल से ही सिंचाई का मुख्य आधार क्या है? कुआं, तालाब और कृत्रिम झीलें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में सिंचाई की आवश्यकता के प्रमुख कारण। भारत की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है जिसके कारण सिंचाई अनिवार्य है? मानसूनी जलवायु। वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ उच्च तापमान के कारण अत्यधिक वाष्पीकरण होता है क्या कहलाता है? उष्णतापीय मंडल। पौधे को अपनी वृद्धि के लिए हर समय किसकी आवश्यकता होती है जो केवल वर्षा से पूरी नहीं होती है? निरंतर आर्द्रता, नमी की। भारत में होने वाली वार्षिक वर्षा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो कृषि को जोखिमपूर्ण बनाती है? वर्षा की असमानता और अनिश्चितता। संपूर्ण भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी दर्ज की गई? 100 से 110 सेंटीमीटर। भारत के किन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत 250 सेंटीमीटर से अधिक होता है? भारत के किन क्षेत्रों में? तो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत और असम की पहाड़ियों में। भारत के किन विस्तृत भागों में वार्षिक वर्षा का औसत 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है? उत्तर का विशाल मैदान और पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। देश के किन हिस्सों में 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य कम वर्षा होती है? पश्चिम दक्कन और पश्चिम मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारत का वह कौन सा बड़ा अंचल है जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है? थार का मरुस्थल, राजस्थान और लद्दाख का शीत मरुस्थल। राजस्थान और पंजाब के शुष्क क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वार्षिक वर्षा का स्तर क्या होता है? 25 सेंटीमीटर से भी कम। कम वर्षा वाले क्षेत्र में वृष्टि को संभव बनाने के लिए एकमात्र विकल्प कृषि सिंचाई प्रणाली। वर्षा की अनित्यता का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? फसलों के बोने और समय पर पकने की दर प्रभावित होती है। भारत में वर्षा के समय और स्थान के संदर्भ में पाए जाने वाले बड़े बदलाव को क्या कहते हैं? वर्षा की परिवर्तनशीलता। भारत के अधिकांश भागों में वर्षा की परिवर्तनशीलता का प्रतिशत कितना पाया जाता है? 25% से अधिक। भारत में सुदूर पश्चिम भागों जैसे राजस्थान, थार मरुस्थल में वर्षा की परिवर्तनशीलता बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 60% से अधिक। वर्षा की अनियमितता के कारण भारत में अक्सर किस विपरीत मौसमी स्थिति का सामना करना पड़ता है? कभी सूखा तो कभी अतिवृष्टि, बाढ़ का। यदि मानसून अपने नियत समय से देर आता है तो खड़ी फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? फसलें सूखने लगती और उत्पाद गिर जाता है। भारत में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 90% भाग किस अवधि से प्राप्त होता है? जून से सितंबर। दक्षिण पश्चिम मानसून काल। ग्रीष्म ऋतु के उत्तरार्ध में प्राप्त होने वाली मानसूनी वर्षा की मुख्य विशेषता क्या है? यह मूसलाधार और बहुत कम समय में अत्यधिक वर्षा होने वाली वर्षा है। वर्ष के शेष 8 महीनों अक्टूबर से मई में भारत में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि यह अवधि मुख्यतः वर्षा रहित शुष्क होती है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें उगाने के लिए किस मानसून चक्र पर निर्भर रहना पड़ता है? खरीफ, रबी और जायद फसल।
खरीफ, रबी और जायद फसल। किस फसल चक्र की फसलें पूरी तरह से कृत्रिम सिंचाई पर आश्रित होती है? रबी और जायद फसलें। रबी और जायद फसलें। कृषि में रासायनिक उर्वरक के कुशल उपयोग के लिए क्या अनिवार्य है? पर्याप्त और समय पर सिंचाई, जल की उपलब्धता। बिना पर्याप्त पानी के अत्यधिक रासायनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी पर क्या असर पड़ता है? मिट्टी की उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाती है और फसल जल जाती है। उच्च पैदावार होने वाली HYV फसलों की प्रजातियों की मुख्य मांग क्या होती है? निरंतर और अधिक नमी सिंचाई। हरित क्रांति के दौरान भारत में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में किस कारक ने उत्प्रेरक का कार्य किया? नलकूपों और नहरों द्वारा सुनिश्चित सिंचाई पर। व्यावसायिक फसलों जैसे कि गन्ना, जूट और चावल को किस श्रेणी की फसलें माना जाता है? अत्यधिक जल की आवश्यकता वाली फसलें। गन्ने की फसल को पकाकर तैयार होने में औसतन कितना समय लगता है, जिसके लिए लगातार सिंचाई चाहिए? लगभग 1 बरस। बार बार पानी की जरूरत पड़ती है। मिट्टी की प्रकृति सिंचाई की आवश्यकता को कैसे प्रभावित करता है? अलग अलग मिट्टी की जल धारण क्षमता भिन्न होती है। किस प्रकार की मिट्टी में नमी रोकने की क्षमता सबसे कम होती है, जिससे वहाँ बार बार सिंचाई पड़ती है? रेतीली या बलुई मिट्टी। रेतीली या बालू वाली मिट्टी में। बलुई मिट्टी में जल जल्दी नीचे क्यों बैठ जाती है? क्योंकि इसके कण बड़े होते हैं और इसमें सरंध्रता अधिक होती है। किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, जिसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी या भारी क्ले मिट्टी में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत में जल संसाधन और उनके स्रोत। भारत में जल संसाधन और उनके स्रोत। भारत में उपलब्ध कुल जल संसाधनों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? 2। धरातलीय और भौम जल। धरातलीय या भौम जल। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी नदियों, झीलों, तालाबों और नहरों में पाए जाने वाले जल को किस श्रेणी में रखा गया? धरातलीय जल संसाधन में। धरातलीय जल का सबसे प्रमुख और बड़ा स्रोत क्या है? नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ। नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ। भारत की सभी नदी प्रणालियों में कुल मिलाकर प्रतिवर्ष औसतन कितना धरातलीय जल प्रवाहित होता है? लगभग 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर। भारत में उपलब्ध कुल धरातलीय जल का कितना प्रतिशत भाग वर्तमान तकनीकी से उपयोग के योग्य है? लगभग 32%। 690 बिलियन क्यूबिक मीटर। भारत में कुल उपयोग योग्य धरातलीय जल की मात्रा कितनी आंकी गई है? 690 बिलियन क्यूबिक मीटर। भारत में कुल उपयोग योग्य धरातलीय जल की मात्रा कितनी आंकी गई है? 690 बिलियन क्यूबिक मीटर। वार्षिक जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का कौन सा नदी बेसिन सबसे समृद्ध है? ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। वार्षिक जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का कौन सा नदी बेसिन सबसे समृद्ध है? ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। वार्षिक जल प्रवाह में प्रथम स्थान पर रहने के बावजूद ब्रह्मपुत्र बेसिन के जल का उपयोग कम क्यों हो पाता है? उबड़ खाबड़ स्थलाकृति और तीव्र ढाल के कारण। वार्षिक जल प्रवाह में प्रथम स्थान पर रहने के बावजूद ब्रह्मपुत्र बेसिन के जल का उपयोग कम क्यों हो पाता है? उबड़ खाबड़ स्थलाकृति और तीव्र ढाल के कारण। वार्षिक जल प्रवाह की दृष्टि से भारत में जल दूसरे स्थान पर कौन सी नदी बेसिन है? गंगा नदी बेसिन। भारत में उपयोग योग्य जल संसाधन यूटिलाइज वाटर के भंडार और दोहन की दृष्टि से कौन सा बेसिन प्रथम स्थान पर है? गंगा नदी बेसिन। जल भौम से तात्पर्य क्या है? वर्षा का वह जल जो रीसकर चट्टानों के छिद्र और भूगर्भ में जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भौम जल का सर्वाधिक दोहन किस कार्य के लिए किया जाता है? कृषि कार्य के लिए। भारत के किस मैदानी भाग में भौम जल का भंडार सबसे समृद्ध माना गया? उत्तर का विशाल मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। भारत के किस मैदानी भाग में भौम जल का भंडार सबसे समृद्ध माना गया? उत्तर का विशाल मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। भारत में मानसून का जुआ कृषि को कहा जाता है, इसका मुख्य भौगोलिक कारक क्या है? मानसून के आगमन और वापसी की अत्यधिक अनिश्चितता। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी यदि किसी क्षेत्र में वर्षा की परिवर्तनशीलता 50% से अधिक है तो वहाँ किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? पूरी तरह सिंचाई पर आधारित या शुष्क कृषि। भारत के किन राज्यों में तालाब द्वारा सिंचाई की प्राचीन परंपरा आज भी व्यापक रूप से प्रचलित है? भारत के किन राज्य में तालाब द्वारा सिंचाई की प्राचीन परंपरा आज भी व्यापक रूप से प्रचलित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। प्रायद्वीपीय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत में नहरों की तुलना में तालाब सिंचाई के अधिक सफल होने का क्या कारण है? वहाँ की पथरीली और कठोर चट्टानी स्थलाकृतियाँ जहाँ नहरें खोदना कठिन है। भारत के मैदानों में नहरों और नलकूपों के अत्यधिक विकास का मुख्य भूवैज्ञानिक कारण क्या है? मुलायम जलोढ़ मिट्टी और उच्च भूजल स्तर। सघन कृषि जिला कार्यक्रम की सफलता के लिए किस बुनियादी ढांचे को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? सुनिश्चित और अनवरत सिंचाई सुविधा को। शुष्क कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है?
कम पानी चाहने वाले मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और रागी को। भारत के कुल सिंचित क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान किस सिंचाई साधन का है? कुएं और नलकूपों का। अत्यधिक वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु किस आधुनिक सिंचाई पद्धति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? टपकन सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन। टपकन सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन को। किस चोल शासक को ग्रैंड एनीकट के निर्माण के कारण प्राचीन भारत का महान इंजीनियर राजा कहा जाता है? करिकाल चोल। किस चोल शासक को ग्रैंड एनीकट के निर्माण के कारण प्राचीन भारत का महान इंजीनियर राजा कहा जाता है? कैरिकट। किसको कहा जाता है? करिकाल चोल को। परमार वंश के राजा भोज द्वारा निर्मित भोजपुर झील वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, भोपाल के निकट। परमार वंश के राजा भोज द्वारा निर्मित भोजपुर झील वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, भोपाल के निकट। मध्यकालीन इतिहास में नहरों का जाल बिछाने के लिए किस शासक को विशेष रूप से जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। भारत में जल संकट का मुख्य कारण जल की कमी है या उसकी कुप्रबंधन? जल का असमान वितरण और वैज्ञानिक कुप्रबंधन। नदी जल के उपयोग योग्य भंडार को बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता के बाद भारत में किस प्रकार की परियोजनाएं शुरू की गई है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जैसे कि दामोदर घाटी, भाखड़ा, नांगल बांध। गंगा बेसिन में जल के अत्यधिक दोहन का वहाँ के भौम जल स्तर पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? भूजल स्तर का तेजी से नीचे गिरना। जल की प्राप्ति व्यक्ति उपलब्धता के घटने का मुख्य कारण क्या है? जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटने का मुख्य कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिक मांग में इजाफा। भारत के किन राज्यों में खरीफ सीजन में भी धान की फसल के लिए पूरक सिंचाई की आवश्यकता होती है? पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। पंजाब और हरियाणा में सुनिश्चित सिंचाई के कारण किस पारंपरिक गैर चावल क्षेत्र में चावल की खेती संभव हुई है? अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्रों में। मिट्टी में लवणता की समस्या किस सिंचाई पद्धति के अत्यधिक और अवैज्ञानिक प्रयोग से उत्पन्न होता है? अत्यधिक बाढ़ सिंचाई या सतही नहर सिंचाई। मिट्टी में लवणता की समस्या किस सिंचाई पद्धति के अत्यधिक और अवैज्ञानिक प्रयोग से उत्पन्न होता है? अत्यधिक बाढ़ सिंचाई या सतही नहर सिंचाई। जल भराव की समस्या से भारत के कौन से कृषि क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? जल भराव की समस्या से भारत के कौन से कृषि क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं? इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जल भराव की समस्या, वाटर लॉगिंग की समस्या से भारत के कौन से कृषि क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं? इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। भारत सरकार द्वारा जल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन के लिए किस वर्ष से राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई? वर्ष 1987 में। बाद में 2002 से 2012 में संशोधित किया गया था। 1987 में पहले हुआ था। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सूखे की संभावना वाला माना जाता है? 19% से 20% भाग सूखे की। कृषि में प्रति बूंद अधिक फसल का नारा किस केंद्रीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएम किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की तुलना में ब्रह्मपुत्र नदी में अधिक पानी होने के बाद भी भारत इसका कम उपयोग क्यों कर पाता है? क्योंकि ब्रह्मपुत्र का अधिकांश प्रवाह पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र से होकर गुजरता है। दक्षिण भारत की नदियों में उत्तर भारत की तुलना में ग्रीष्म ऋतु में जल स्तर क्यों बहुत कम होता है? क्योंकि दक्षिण की नदियाँ मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, जबकि उत्तर की नदियाँ हिमनदों से निकलती हैं। किस राज्य को भारत में नहर सिंचाई का गढ़ कहा जाता है? जहाँ देश का एक बड़ा नहर नेटवर्क है? यूपी। भौम जल के पुनर्भरण का सबसे सस्ता और प्राकृतिक माध्यम? वर्षा जल संचयन और तालाबों का संरक्षण। भारत के किस क्षेत्र में मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता सबसे कम अर्थात सबसे अधिक स्थिर पाई जाती है? पश्चिम तटीय मैदान और उत्तर पूर्वी भारत में। उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में नहरों से होने वाले जल नुकसान का मुख्य कारण क्या? वाष्पीकरण। रेतीली मिट्टी में सिंचाई की आवृत्ति अधिक रखने पर क्या का मुख्य कारण क्या है? इसकी अत्यंत कम जल धारण क्षमता। सल्तनत काल में सिंचाई पर लगाए जाने वाले विशेष कर इरिगेशन टैक्स को क्या कहा जाता है? हक ए सर्व या हासिल ए सर्व। फिरोज तुगलक दरबार आरपीर में। हक ए सर्व या हासिल ए सर्व। ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार भारत में मौर्य काल में सिंचाई व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? राजुका या जल अधीक्षक। नदियों और नहरों का निरीक्षण करने वाला। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता कम क्यों होती है? उच्च भूमिगत जल स्तर और भारी मानसून वर्षा के कारण। भारत में किस दशक के बाद नलकूप सिंचाई में तीव्र वृद्धि
देखी गई है। 1960 के दशक, हरित क्रांति के आगमन के बाद भारत में किस दशक के बाद नलकूप सिंचाई में तीव्रता है? 1960 के दशक, हरित क्रांति के आगमन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन और सिंचाई के बीच कैसा संबंध पाया जाता है? सीधा और धनात्मक संबंध। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ सिंचाई के लिए कम अनुकूल क्यों हैं? भारत के प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ सिंचाई के लिए कम अनुकूल क्यों हैं? क्योंकि वे संकीर्ण घाटियों में बहती है और ग्रीष्मकाल में सूख जाती है। जल संसाधन के अतिदोहन से तटीय क्षेत्रों में किस प्रकार की गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है? खारे पानी का अंतःप्रवेश। जल संसाधन के अतिदोहन से तटीय क्षेत्रों में किस प्रकार की गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है? खारे पानी का अंतःप्रवेश। भारत में कुल सिंचित क्षमता का कितना भाग बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से आता है? लगभग 1/3, 33%। सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत किन 2 तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है? ड्रिप टपकन सिंचाई और स्प्रिंकलर छिड़काव सिंचाई को। भारत के योजना आयोग अब नीति आयोग के अनुसार कितनी कृषि भूमि वाले प्रोजेक्ट को लघु सिंचाई परियोजना कहा जाता है? 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाले प्रोजेक्ट को। भारत के योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग बोलते हैं, भारत के योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग बोलते हैं के अनुसार कितनी कृषि भूमि वाले प्रोजेक्ट को लघु सिंचाई परियोजना कहा जाता है? 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाले प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट टॉपिक में भारत के जल संसाधन एवं धरातलीय जल उपयोग योग्य प्रवाह की दृष्टि से गोदावरी, कृष्णा, महानदी तथा नर्मदा नदियों का सही क्रम कौन सा? उपयोग की दृष्टि से सबसे ज़्यादा गोदावरी का नदी का पानी यूज होता है, फिर कृष्णा, फिर महानदी, फिर नर्मदा। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के अनुसार भारत में कुल वार्षिक दोहन योग्य जल क्षमता कितनी है? 43.3 मिलियन हेक्टेयर मीटर। धरातलीय जल क्षमता के दोहन के मामले में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? पंजाब, 93.85%। धरातलीय जल क्षमता के दोहन के मामले में हरियाणा का प्रतिशत 83.88%। तमिलनाडु राज्य अपनी धरातलीय जल क्षमता का कितने प्रतिशत दोहन करता है? 60.44%। राजस्थान की धरातलीय जल दोहन क्षमता का प्रतिशत 50.63%। गुजरात राज्य द्वारा धरातलीय जल क्षमता का कितना प्रतिशत दोहन किया जाता है? 41.45%। उत्तर प्रदेश की धरातलीय जल दोहन क्षमता कितना प्रतिशत? 37.67%। भारत में समस्त प्रयुक्त जल का अधिकतम कितने प्रतिशत भूभाग कृषि क्षेत्र में व्यक्त होता है? 78%। कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले जल में केवल सिंचाई में कितने प्रतिशत व्यय होता है? 77%। कृषि क्षेत्र में मवेशियाँ पशुधन के लिए कितने प्रतिशत जल का उपयोग होता है? 1%। कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन में देश के कुल प्रयुक्त जल का कितना प्रतिशत व्यक्त होता है? 13%। घरेलू कार्यों के लिए भारत में कितने प्रतिशत जल का व्यय होता है? 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उद्योगों के संचालन में कुल प्रयुक्त जल का कितना प्रतिशत व्यय होता है? 3%। मैदानों की नदियाँ सिंचाई के लिए विशेष रूप से उपयोगी क्यों मानी जाती है? क्योंकि देश का अधिकांश सिंचाई क्षेत्र मैदानी राज्यों में स्थित है। देश का कितने प्रतिशत से अधिक सिंचाई क्षेत्र मुख्य मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश में केंद्रित है? 63% से अधिक। धरातलीय जल क्षमता के दोहन के मामले में न्यूनतम प्रतिशत वाले शीर्ष 3 राज्यों का क्रम क्या होता है? सबसे न्यूनतम प्रतिशत वाला 3 राज्य का घटता क्रम सबसे ज़्यादा कम गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश 41.45% और यूपी 37.67%। जल उपयोग के मामले में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता क्षेत्र कौन सा है? ऊर्जा क्षेत्र 13%। जल उपयोग के मामले में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता क्षेत्र कौन सा? ऊर्जा क्षेत्र 13%। जल उपयोग के मामले में सबसे न्यूनतम खपत किस क्षेत्र में दर्ज है? मवेशियों के लिए 1%। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड को संक्षिप्त रूप में किस नाम से जाना जाता है? CGWB, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भूमिगत जल संसाधन, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस। भूमिगत जल संसाधन, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस। भारत की कुल वार्षिक पुनर्भरण योग्य भूजल मात्रा लगभग कितनी है? 447 बिलियन क्यूबिक मीटर। 447 बिलियन क्यूबिक मीटर। भारत की कुल वार्षिक पुनर्भरण योग्य भूजल मात्रा लगभग कितनी है? 447 बिलियन क्यूबिक मीटर। 447 बिलियन क्यूबिक मीटर। भारत में कुल वार्षिक भूजल उपलब्धता लगभग कितनी आंकी गई है?
399 बिलियन क्यूबिक मीटर। 399 बिलियन क्यूबिक मीटर। वर्तमान में भारत में सभी उपयोगों के लिए मौजूद सकल वार्षिक भूजल उपभोग कितना है? लगभग 231 बिलियन क्यूबिक। वर्तमान में भारत में सभी उपयोगों के लिए मौजूद सकल वार्षिक भूजल उपयोग कितना है? लगभग 231 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष। 231 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष। अत्यधिक दोहन के कारण किन राज्यों के भूजल स्तरों में बेहद गिरावट दर्ज की गई? पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। अत्यधिक भूजल दोहन के कारण भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में कौन सी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है? समुद्री जल का अंतःप्रवेश। अत्यधिक भूजल दोहन के कारण भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में कौन सी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई? समुद्री जल का अंतःप्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, भूमिगत जल संसाधन मुख्य रूप से किन प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होता है? जलवायुवीय दशाएं, उच्चावच भूगर्भिक संरचना तथा जलीय दशा। भूमिगत जल संसाधन मुख्य रूप से किन प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होता है? जलवायुवीय दशाएं, उच्चावच भूगर्भिक संरचना तथा जलीय दशा। केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड के अनुसार गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कितनी गहराई तक प्रचुर उपलब्ध है? 600 मीटर की गहराई तक। केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड के अनुसार गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कितनी गहराई तक प्रचुर जल उपलब्ध है? 600 मीटर की गहराई तक। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में भूजल की उपलब्धता किस दर से प्राप्त होती है? 100 से 150 घन मीटर प्रति घंटे की दर से। 100 से 150 घन मीटर प्रति घंटे की दर से। गोदावरी कृष्णा डेल्टा क्षेत्र में भूमिगत जल कितनी गहराई तक उपलब्ध है? गोदावरी कृष्णा डेल्टा में भूमिगत जल कितनी गहराई तक उपलब्ध? 300 मीटर की गहराई तक। गोदावरी कृष्णा डेल्टा में भूजल की उपलब्धता की दर क्या है? 40 से 100 घन मीटर प्रति घंटे की दर से। 40 से 100 घन मीटर प्रति घंटे की दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी डेल्टा तथा तटवर्ती उड़ीसा में भूमिगत जल कितनी गहराई तक उपलब्ध हो पाता है? 100 मीटर की गहराई तक। महानदी डेल्टा तथा तटवर्ती उड़ीसा से भूमिगत जल कितनी गहराई तक ही उपलब्ध हो पाता है? 100 मीटर की गहराई तक। भारत की वार्षिक पुनर्भरण योग्य भूजल मात्रा। भारत की वार्षिक पुनर्भरण योग्य भूजल मात्रा 447 BCM और कुल उपलब्धता 399 BCM में कितना अंतर है? भारत की वार्षिक एक वर्ष में पुनर्भरण योग्य भूजल मात्रा 447 बिलियन प्रति सेंटीमीटर। क्या है BCM मतलब क्या होता है? पता नहीं। भारत की वार्षिक पुनर्भरण योग्य भूजल मात्रा 447 और कुल उपलब्धता 399 में अंतर कितना? 48 बिलियन क्यूबिक मीटर का। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भूजल की दृष्टि से संपन्न क्यों है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भूजल की दृष्टि से संपन्न क्यों है? इसकी अनुकूल भूगर्भिक संरचना और जलीय दशाओं के कारण। क्या भारत के सभी क्षेत्रों में भूजल का विकास समान रूप से हुआ है? क्या भारत के सभी क्षेत्रों में भूजल का विकास समान रूप से हुआ है? नहीं, या असमान रूप से विकसित हुआ है। तटवर्ती उड़ीसा में भूजल की गहराई गोदावरी डेल्टा की तुलना में कम है या अधिक? कम। तटवर्ती उड़ीसा में भूजल की गहराई गोदावरी डेल्टा की तुलना में कम है या अधिक? कम। पर्वतीय या पथरीले उच्चावच वाले क्षेत्र में भूजल की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है? पर्वतीय या पथरीले उच्चावच वाले क्षेत्रों में भूजल की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उच्चावच की विषमता के कारण भूजल पर का निर्भर कम होता है। किसी क्षेत्र में 100 से 150 घन मीटर प्रति घंटे की दर से सर्वाधिक जल निकासी की क्षमता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में। तटीय क्षेत्रों में मीठे पानी के एक्वाफर के खराब होने का मुख्य कारण क्या है? भूजल का अत्यधिक दोहन, जिससे समुद्री पानी अंदर आ जाता है। भूजल उपलब्धता के आंकड़ों में प्रयुक्त BCM का बिलियन क्यूबिक मीटर। भूमि जल उपलब्धता के आंकड़ों में प्रयुक्त बिलियन क्यूबिक मीटर का पूर्ण रूप क्या होता है? बिलियन क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, भारत में कुल उपलब्ध भूजल 399 बिलियन क्यूबिक मीटर का कितना भाग वर्तमान में उपभोग 231 बिलियन क्यूबिक मीटर किया जा रहा है? लगभग 58% भाग।
नेक्स्ट टॉपिक विल बी सिंचाई के स्रोत एवं उसकी योजनाएं। इरिगेशन सोर्स एंड स्कीम। भारत में सिंचाई के प्रमुख पारंपरिक और आधुनिक स्रोत कौन कौन से? तालाब, कुआं, नलकूप, उपनहर। की संस्था या निकाय ने भारत में सिंचाई साधनों से संबंधित योजनाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया है? योजना आयोग। बृहद सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत कितना कृषि योग्य क्षेत्र आता है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक। 10,000 हेक्टेयर से अधिक। बृहद सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से किन्हें सम्मिलित किया है? बड़ी नहरें तथा बृहद देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को। CCA का पूर्ण रूप क्या है? जो सिंचाई योजनाओं का वर्गीकरण आधार है। कल्टीवेबल कमांड एरिया। कल्टीवेबल कमांड एरिया कृषि योग्य क्षेत्र। मध्यम सिंचाई योजनाओं मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत कितना कृषि योग्य कमांड क्षेत्र निर्धारित है? 2,000 हेक्टेयर से अधिक तंतु 1,000 हेक्टेयर से कम। 2,000 हेक्टेयर से अधिक तंतु 1,000 हेक्टेयर से कम। देश में विकसित छोटी नहरें किस वर्ग की सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत आती है? मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत। मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत। लघु सिंचाई योजनाओं माइक्रो इरिगेशन स्कीम के अंतर्गत अधिकतम कितना कृषि योग्य क्षेत्र शामिल है? 2,000 हेक्टेयर या उससे कम। 2,000 हेक्टेयर या उससे कम। क्या लघु सिंचाई योजनाओं के क्षेत्र को बृहद या माध्यम योजनाओं का अंग बनाया जा सकता है? नहीं, इन्हें स्वतंत्र रखा जाता है। नए नलकूप, सेट, ड्रिप सिंचाई और तालाब किस सिंचाई वर्ग के अंतर्गत है? लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम कितना कृषि योग्य शामिल क्षेत्र है? 2,000 हेक्टेयर उससे कम। क्या लघु सिंचाई योजनाओं के क्षेत्र को बृहद या मध्यम योजनाओं का अंग बनाया जा सकता है? नहीं, इन्हें स्वतंत्र रखा जाता है। कुएं, नलकूप, पंप सेट, ड्रिप सिंचाई और तालाब किस सिंचाई के वर्ग के उदाहरण है? लघु सिंचाई योजनाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारत की कुल सिंचाई आवश्यकता के लगभग कितने प्रतिशत भाग लघु सिंचाई योजनाओं से पूरा होता है? लगभग 62%। स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान तक भारत का कुल सिंचाई क्षेत्र लगभग कितना गुना बढ़ा है? लगभग 5 गुना। लघु सिंचाई केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? जनवरी 2006 में। जनवरी 2006 में शुरू की गई लघु सिंचाई योजना किस कार्य दल की सिफारिश पर आधारित थी? राष्ट्रीय कुआं सिंचाई मिशन लघु सिंचाई पर गठित कार्यदल। लघु सिंचाई केंद्र प्रायोजित योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2010 में। सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी जैसे ड्रिप सिंचाई को किस वर्ग में रखा गया? लघु सिंचाई वर्ग में। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा माध्यम 62% योगदान के साथ कौन सा वर्ग है? लघु सिंचाई साधन, विशेषकर कुएं और नलकूप। बहुउद्देशीय परियोजनाएं माध्यम सिंचाई योजना का हिस्सा है या बृहद सिंचाई योजना का? बहुउद्देशीय परियोजना। योजना आयोग द्वारा सिंचाई योजनाओं के वर्गीकरण का मुख्य पैमाना क्या था? कृषि योग्य कमांड क्षेत्र या हेक्टेयर आकार। पंप सेट और तालाबों द्वारा की जाने वाली सिंचाई को प्रशासनिक रूप से किस श्रेणी में रखा जाता है? लघु सिंचाई श्रेणी में। नेक्स्ट टॉपिक विल बी राज्यों में सिंचाई की स्थिति एवं सांख्यिकी। स्टेट वाइज स्टैटिस्टिक्स। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक सिंचाई राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब राज्य के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर सिंचाई की सुविधा है? 99.60%। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाले राज्य में पंजाब के बाद क्रमशः कौन से राज्य आते हैं? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत न्यूनतम सिंचित वाला राज्य कौन सा? असम। असम राज्य के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर ही सिंचाई सुविधा है? 5.54% क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा जहाँ सिंचाई नहीं होता? महाराष्ट्र में। नॉन इरिगेशन सिंचाई का साधन नहीं है महाराष्ट्र में। सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाले राज्य का सही घटता हुआ क्रम, मतलब कि घटता हुआ क्रम जहाँ सिंचाई नहीं पाया जाता है। महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, MP, कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा सिंचाई नहीं पाया जाता महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में, उससे थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, उससे थोड़ा मध्य प्रदेश में, उससे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। असिंचित क्षेत्रफल के मामले में देश में दूसरे स्थान पर राजस्थान आता है। दक्षिण भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाले शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाले शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल का स्थान देश के सर्वाधिक प्रतिशत सिंचित राज्यों में किस नंबर पर आता है? पश्चिम बंगाल चतुर्थ। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद आता है पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल का स्थान देश के सर्वाधिक प्रतिशत सिंचित राज्यों में किस नंबर पर आता है? जैसे सबसे ज़्यादा पंजाब में सिंचाई होता है 99.60%, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद चतुर्थ में आता है पश्चिम बंगाल। पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य सिंचाई सुविधाओं के विकास में सबसे पिछड़ा? 5.5% असम, क्योंकि असम में ऑलरेडी बाढ़ आते रहते हैं, यहाँ पर सिंचाई क्या उतना साधन रहेगा। पंजाब में असिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है? 0.40%। असम में असिंचित भूमि का परसेंटेज 94.46%। क्या महाराष्ट्र सर्वाधिक असिंचित मतलब सिंचाई, पानी का कमी नहीं है असम में, असिंचाई मतलब सिंचाई किसे कहते हैं? जहाँ नलकूपों तालाबों के द्वारा पानी पहुँचाया जाता है, मोटरों के, तो उसे सिंचाई कहते हैं ना, वही बात बोला जा रहा है। क्या महाराष्ट्र सर्वाधिक असिंचित प्रतिशत वाला राज्य या क्षेत्रफल वाला? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सर्वाधिक असिंचित है। शीर्ष 5 असिंचित क्षेत्रफल वाले राज्यों के मध्य भारत का कौन सा राज्य शामिल है? मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। शीर्ष 5 असिंचित क्षेत्रफल वाले राज्यों में मध्य भारत का कौन सा राज्य मध्य भारत में है? मध्य प्रदेश बीच में आता है, मध्य प्रदेश, लिए तो मध्य प्रदेश रखा गया इसका नाम, तीसरे स्थान पर है। सिंचाई क्षेत्र में 5 गुना वृद्धि किस समय अवधि को दर्शाता है? स्वतंत्रता के बाद से लेकर वर्तमान तक। राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन का प्राथमिक उद्देश्य किस सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देना था? कुआं, नलकूप, ड्रिप और लघु सिंचाई साधनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कृषि कमान क्षेत्र सीसीए के आधार पर न्यूनतम और अधिकतम सीमा विभाजक बिंदु क्या है? 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में अत्यधिक जल उपलब्धता का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? यहाँ की जलीय दशाएं और नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ अपसादी चट्टानें। तटीय उड़ीसा में भूजल स्तर ऊपर होने का क्या कारण है? तटीय उड़ीसा में भूजल स्तर ऊपर होने का क्या कारण है? महानदी डेल्टा की निकटता और तटीय जलीय दशाएं। किस राज्य में सिंचाई सुविधाओं का ढांचा लगभग 100% 99.60 पूर्ण हो चुका है? पंजाब में। क्या ड्रिप सिंचाई मध्यम सिंचाई योजना का हिस्सा बन सकती है? नहीं, यह सदैव लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत आएगी। राजस्थान में भूजल स्तर गिरने का मुख्य कारण क्या है? शुष्क जलवायु दशा और जल का अत्यधिक दोहन। तमिलनाडु का धरातलीय जल दोहन प्रतिशत 60.44, उत्तर प्रदेश का 37.67 से कम है या अधिक है? देश की खाद्य सुरक्षा में पंजाब और हरियाणा के सिंचित क्षेत्र का क्या महत्व है? यहाँ क्रमशः 99.60% और उच्च सिंचित क्षेत्र होने के से कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है। यदि किसी सिंचाई परियोजना का 5,000 हेक्टेयर यदि किसी सिंचाई परियोजना का सीसीए 5,000 हेक्टेयर है तो वह किस श्रेणी में आएगी? मध्यम सिंचाई योजना में। यदि किसी परियोजना का सीसीए 1,500 हेक्टेयर है तो वह किस सिंचाई में आएगी? लघु सिंचाई योजना में। 500 है, 500 नहीं, 5,000 है तो वो मध्यम में आएगी। 5,000 है, ये 5,000 है तो मध्यम सिंचाई में आएगा। 1,500 है तो लघु सिंचाई योजना में आएगी। नेक्स्ट हमारा 12,000 हेक्टेयर सीसीए वाली परियोजना को क्या कहा जाता है? तो बृहद। 5,000 को मध्यम, 1,500 का लघु और 12,000 को बृहद सिंचाई योजना। भूजल उपलब्धता में पुनर्भरण योग्य रिप्लेनिशेबल से क्या तात्पर्य है? वर्षा या अन्य स्रोतों से भूमि के अंदर दोबारा जमा होने वाला जल। ऊर्जा क्षेत्र में जल का उपयोग मुख्यतः किस रूप में होता है? जल विद्युत उत्पादन और थर्मल पावर प्लांट को ठंडा करने में 13% व्यय। ऊर्जा क्षेत्र में जल का उपयोग मुख्यतः किस रूप में होता है? ऊर्जा क्षेत्र में जल का उपयोग मुख्यतः किस रूप में होता है? जल विद्युत उत्पादन और थर्मल पावर प्लांट को ठंडा करने में 13% व्यय। उद्योगों में 3% जल का व्यय भारत के किस आर्थिक विकास को दर्शाता है? उद्योगों में 3% का जल भारत के किस आर्थिक विकास को दर्शाता है? औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र की जल आवश्यकता को। घरेलू क्षेत्र में प्रयुक्त 6% जल में क्या क्या शामिल है? पेयजल, स्वच्छता और दैनिक घरेलू कार्य। पेयजल, स्वच्छता और दैनिक घरेलू कार्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में कितने मीटर तक ड्रिलिंग करने पर भारी मात्रा में पानी मिल सकता है? 600 मीटर तक। गोदावरी कृष्णा डेल्टा में 300 मीटर तक प्रति घंटा कितना पानी निकाला जा सकता है? 40 से 100 घन मीटर। किस क्षेत्र में केवल 100 मीटर की गहराई पर ही भूजल का स्तर मिल जाता है? महानदी डेल्टा और तटवर्ती उड़ीसा में। क्या सिंचाई के साधनों का वर्गीकरण जल के आयतन के आधार पर होता है? नहीं, यह संचित कृषि योग्य कमान क्षेत्र सीसीए के आधार पर होता है। राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय या सरकार द्वारा प्रायोजित था? केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना। शीर्ष 5 असिंचित क्षेत्रफल वाले राज्यों में दक्षिण भारत के कितने राज्य हैं? 2 राज्य, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। शीर्ष 5 असिंचित क्षेत्रफल वाले राज्यों में दक्षिण भारत के कितने राज्य हैं? 2 राज्य, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश।
भारत में कृषि के बाद मानव जीवन के लिए जल का दूसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उपयोग कौन सा है? घरेलू उपयोग 6%। भारत में कृषि के बाद मानव जीवन के लिए जल का दूसरा सबसे दूसरा बड़ा प्रत्यक्ष उपयोग कौन सा है? घरेलू उपयोग 6%। धरातलीय जल क्षमता के दोहन के आंकड़ों से क्या स्पष्ट होता है? उत्तर भारत के कुछ राज्यों जैसे पंजाब हरियाणा ने अपनी क्षमता का अत्यधिक 80% से ऊपर दोहन कर लिया है। धरातलीय जल क्षमता के दोहन के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर भारत के कुछ राज्य पंजाब हरियाणा ने अपनी क्षमता का। नेक्स्ट टॉपिक विल बी भारत में सिंचाई के साधन एवं सांख्यिकी। कृषि गणना 2010 से 11 के अनुसार भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? कुआं और नलकूप 45.17%। वर्ष 2011 से 12 के आंकड़े के मुताबिक नहरों द्वारा भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सिंचा जाता था? 26.19%। कुओं द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा सिंचित किया जाता था? 18.46%। भारत में सिंचाई का एक प्रमुख पारंपरिक साधन क्या है जो प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक प्रचलित है? तालाब के द्वारा सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि गणना 2010 से 11 के अनुसार भारत में तालाबों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सिंचा जाता है? 3.48%। सिंचाई के अन्य स्रोत जैसे छोटे छोटे नदियाँ, बावड़ी आदि द्वारा देश का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 6.71%। इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डायरेक्टरेट के अनुसार वर्तमान में भारत का कुल सिंचित क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 45.70%। इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डायरेक्टरेट के अनुसार वर्तमान में भारत का सिंचित क्षेत्र कितना है? 45.17%। वर्तमान आर्थिक आंकड़ों के अनुसार देश का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र असिंचित श्रेणी में आता है? असिंचित बिना सिंचे हुए श्रेणी में 54.30%। भारत में नहरें सिंचाई का कौन सा प्रमुख साधन है? प्रथम, द्वितीयक या द्वितीयक साधन 26.19% सिंचाई नहरों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक विकास हुआ है? विशाल मैदानी भागों तथा तटीय डेल्टा क्षेत्रों में। मैदानी भागों में नहरों के अत्यधिक विकास का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? समतल भूमि और जल की निरंतर आपूर्ति। पानी की निरंतर उपलब्धता के आधार पर नहरों को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया गया? 2 प्रकार में, नित्यावाही और अनित्यावाही नहरें। जो नहरें वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियों से निकलती होती है, जिसे में हमेशा पानी रहता है, उसे नित्यावाही नहरें कहते हैं। और जिसमें नहीं होते केवल वर्षा ऋतु में जल की अधिकता होने पर जिन नहरों में पानी की आपूर्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं? अनित्यावाही नहरें। अनित्यावाही नहरों का उपयोग मुख्य रूप से किस मौसम की फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है? खरीफ की फसलों के लिए, विशेषकर धान और गन्ने के लिए। अनित्यावाही जो मुख्यतः वर्षा के जल पर निर्भर होता है। देश का कौन सा राज्य सिंचाई सुविधा और इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सबसे अधिक लाभान्वित है? राजस्थान। देश का कौन सा राज्य सिंचाई सुविधा और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सबसे अधिक लाभान्वित है? राजस्थान। देश के किस राज्य में सिंचाई तथा पेयजल आपूर्ति हेतु चावल नदी का जल कोटा जलाशय से जोधपुर तक पहुंचाया जाता है? राजस्थान में। केरल और तमिलनाडु राज्यों के मध्य सिंचाई विवाद को हल करने वाली संयुक्त परियोजना का नाम क्या है? परम्बकुलम अलियार परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी उत्तर दक्षिण संवाद के अंतर्गत पंजाब के अमृतसर जिले में किस नदी पर बांध बनाने की योजना का उल्लेख है? सतलज नदी पर। उत्तर दक्षिण संवाद के अंतर्गत पंजाब के अमृतसर जिले में किस नदी पर बांध बनाने की योजना का उल्लेख है? सतलज नदी पर। सतलज नदी पर बनाए जा रहे बांध का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के अतिरिक्त किस क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल पहुंचाना है? पंजाब और हरियाणा के शुष्क क्षेत्र में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा राष्ट्रीय जल ग्रिड, नेशनल वाटर ग्रिड क्या है? नेक्स्ट टॉपिक विल बी राष्ट्रीय जल ग्रिड, नेशनल वाटर ग्रिड। कावेरी सोन लिंक परियोजना किन 2 प्रमुख नदी प्रणालियों को आपस में जोड़ने का उद्देश्य से प्रस्तावित है? गंगा और कावेरी। दक्षिण व उत्तरी भारत का जुड़ाव। कावेरी सोन लिंक परियोजना में गंगा नदी का जल पटना के पास से उठाकर किस नदी के सहारे ले जाने की योजना है? सोन नदी के सहारे। गंगा नदी के जल को दक्षिण भारत तक ले जाने के लिए किस तकनीकी या प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा? लिफ्ट नहर प्रणाली। गंगा नदी के जल को दक्षिण भारत तक ले जाने के लिए किस तकनीकी या प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा? लिफ्ट नहर प्रणाली। प्रस्तावित राष्ट्रीय जल ग्रिड के पूर्ण होने पर देश में लगभग कितने अतिरिक्त हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी? 35 मिलियन हेक्टेयर। राष्ट्रीय जल ग्रिड के तहत नदियों को आपस में जोड़ने से देश को कितने मिलियन किलोवाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन प्राप्त होगा? 40 मिलियन किलोवाट। राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी? डॉक्टर KL राव ने।
भूतपूर्व सिंचाई मंत्री था। राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी? डॉक्टर के एल राव ने भूतपूर्व सिंचाई मंत्री थे। राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी? डॉक्टर के एल राव ने, जो कि पहले के सिंचाई मंत्री थे। डॉक्टर के एल राव ने राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो 1972 ईस्वी में। राष्ट्रीय जल ग्रिड का मुख्य उद्देश्य भारत के भौगोलिक संदर्भ में किस समस्या का समाधान करना है? क्षेत्रीय जल असंतुलन, बाढ़ और सूखा दोनों का नियंत्रण। केंद्रीय जल एवं शक्ति आयोग को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सेंट्रल वाटर एंड पावर कमीशन। केंद्रीय जल एवं शक्ति आयोग को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सेंट्रल वाटर एंड पावर कमीशन। केंद्रीय जल एवं शक्ति आयोग द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय जल ग्रिड की योजना के कितने मुख्य घटक हैं? 2 घटक। केंद्रीय जल एवं शक्ति आयोग द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय जल ग्रिड की योजना के कितने मुख्य घटक हैं? 2 घटक। राष्ट्रीय जल ग्रिड के 2 मुख्य संगठन कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय जल ग्रिड के 2 मुख्य संगठक कौन कौन से हैं? गंगा का पूर्व से पश्चिम प्रवाह तथा जल का उत्तर से दक्षिण प्रवाह। राष्ट्रीय जल ग्रिड के 2 मुख्य संगठक कौन कौन से हैं? गंगा का पूर्व से पश्चिम प्रवाह तथा जल का उत्तर से दक्षिण प्रवाह। राष्ट्रीय जल ग्रिड के प्रथम संगठक के अंतर्गत किस नदी के अतिरिक्त जल को नर्मदा नदी तक पहुंचाने का प्रस्ताव है? गंगा नदी को। गंगा के अतिरिक्त जल को सोन और नर्मदा घाटी के माध्यम से भारत के किस क्षेत्र में भेजने की योजना है? पश्चिमी शुष्क भागों में। भारत के किस भाग में धरातलीय जल संसाधन समान रूप से वितरित नहीं है? प्रायद्वीपीय और पठारी भागों में। भारत के किन हिस्सों में नदियां केवल वर्षा ऋतु में ही पानी से लबालब भरी रहती है और सर्दियों में सूख जाती है? दक्षिण और मध्य भारत की नदियां। जल की कमी वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय जल आयोग द्वारा किस प्रकार का प्रबंधन सुझाया गया? अंतरावेशी जल स्थानांतरण। नेक्स्ट टॉपिक विल बी छिड़काव या सिंचाई, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन टॉपिक है। इस पे सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक सिंचाई तकनीकी में छिड़काव सिंचाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्प्रिंकलर इरिगेशन। छिड़काव सिंचाई विधि में पानी को किस रूप में फसलों पर गिराया जाता है? कृत्रिम वर्षा, फव्वारे के रूप में। छिड़काव सिंचाई पद्धति का सबसे बड़ा लाभ किस प्रकार की मिट्टियों में मिलता है जहां जल भराव की समस्या होती है? बालुआई या रेतीली मिट्टी में। छिड़काव सिंचाई का उपयोग करने से खेतों में पानी का जमाव न होने के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न नहीं होती है? मृदा की लवणता और जल जमाव की समस्या नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिड़काव सिंचाई की रूपरेखा में किन मुख्य यांत्रिक उपकरणों का समावेश होता है? पंप, पाइप, मुख्य रेखा और फव्वारा नोजल। पारंपरिक सिंचाई विधियों की तुलना में छिड़काव सिंचाई द्वारा कितने प्रतिशत पानी की बचत होती है? 30 से 70% तक। देश के किन राज्यों में छिड़काव सिंचाई पद्धति अत्यधिक प्रचलित और सफल सिद्ध हुई है? हरियाणा और राजस्थान में। छिड़काव सिंचाई विधि किन क्षेत्रों के लिए वरदान मानी जाती है जहां भूमि का स्वरूप समतल नहीं है? ऊंची नीची उबड़ खाबड़ भूमियों पर जहां पानी की भारी कमी है। छिड़काव की सिंचाई पद्धति किन फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? कपास, मूंगफली, तंबाकू, चाय तथा फलों की फसलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिड़काव सिंचाई करते समय मौसम की किस परिस्थिति का ध्यान रखना अनिवार्य है? वायु की गति तीव्र नहीं होनी चाहिए, तेज हवा में पानी बिखर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पक्के फलों को गलने या सड़ने से बचाने के लिए किस सिंचाई पद्धति को सर्वोच्चतम माना गया है? फव्वारा या छिड़काव सिंचाई को। नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिगेशन एवं जल प्रबंधन। सिंचाई के पानी के साथ ही उर्वरकों को घोलकर पौधों तक पहुंचाने की क्रिया को क्या करते हैं? फर्टिगेशन तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या बढ़ाना है? उर्वरक और सिंचाई जल दोनों की उपयोग क्षमता को। भारत में भौगोलिक रूप से जल संसाधनों के संरक्षण के लिए सर्वाधिक बल किस बात पर दिया जा रहा है? वैज्ञानिक एवं सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कृषि के अंतर्गत आने वाले भूमि का कितना भाग वर्षा पर निर्भर है? लगभग 54.30% भाग, 54.30% भाग। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कृषि के अंतर्गत आने वाली भूमि का कितना भाग वर्षा पर निर्भर करता है? 54.30%। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में नदी जोड़ परियोजना को अत्यधिक गति मिली है? 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना।
किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में नदी जोड़ो परियोजना को अत्यधिक गति मिली है? 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में कुओं और नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में, कुओं और नहरों का नलकूपों के द्वारा। दक्षिणी भारत में तालाबों द्वारा सिंचाई के अधिक प्रचलित होने का मुख्य भूगर्भिक कारण क्या है? पथरीली और अप्रवेश्य चट्टानी संरचना जहाँ कुएं खोदना कठिन है। भारत का भूगोल पुस्तक के इस पृष्ठ के अनुसार आर्थिक विकास की दर को तीव्र करने में किसका योगदान? सिंचाई साधनों का विकास। पानी पहुंचाने का व्यवस्था रहेगा तब ना धान जल्दी जल्दी रो पाएगा। परम्बिकुलम अलियार परियोजना। परम्बिकुलम अलियार परियोजना का मुख्य लाभ किन दो राज्यों के सीमावर्ती शुष्क जिलों को मिलता है? परिम्बिकुलम अलियार परियोजना का मुख्य लाभ किन दो राज्यों के सीमावर्ती शुष्क जिलों को मिलता है? केरल और तमिलनाडु को। राष्ट्रीय जल ग्रिड के अंतर्गत गंगा कावेरी लिंक की कुल अनुमानित लंबाई कितनी प्रस्तावित की गई है? लगभग 2640 किलोमीटर। राष्ट्रीय जल ग्रिड के अंतर्गत गंगा कावेरी लिंक की कुल अनुमानित लंबाई कितनी प्रस्तावित की गई है? लगभग 2660 किलोमीटर। देश में जल संकट से निपटने के लिए किस मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है? जल शक्ति मंत्रालय। पूर्व में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय पूर्व में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय था। देश में जल संकट से निपटने के लिए किस मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाया? तो जल शक्ति मंत्रालय को, और पहले था केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय। अभी जल शक्ति है तो पहले क्या था? जल संसाधन मंत्रालय। संसाधन और शक्ति, जल संसाधन और जल का शक्ति बहुत फर्क है। अभी है जल शक्ति मंत्रालय। सिंचाई के दौरान पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए कौन सी सूक्ष्म सिंचाई विधि तैयार की गई है? कौन सा सिंचाई विधि है? तो टपकन सिंचाई। फर्टिगेशन शब्द किन दो शब्दों से संयोग से मिलकर होता है? फर्टिलाइजेशन और इरिगेशन। फर्टिगेशन किन दो शब्दों के संयोग से मिलकर बना है? फर्टिलाइजेशन उर्वरक और इरिगेशन सिंचाई, दोनों को मिलकर फर्टिगेशन बना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छिड़काव सिंचाई का उपयोग किन फसलों में नहीं किया जाना चाहिए जिसमें फूल बहुत नाजुक होते हैं? अत्यधिक नाजुक फूलों वाली बागवानी फसलों में तेज बौछार से फूल गिर जाते हैं। डॉक्टर के.एल. राव द्वारा प्रस्तावित गंगा कावेरी लिंक में प्रतिवर्ष कितने दिन पानी स्थानांतरित करने का विचार था? केवल मानसून के 150 दिनों के दौरान। डॉक्टर के.एल. राव द्वारा प्रस्तावित गंगा कावेरी लिंक में प्रतिवर्ष कितने दिन पानी स्थानांतरित करने का विचार था? केवल मानसून के 150 दिनों के दौरान। राष्ट्रीय जल ग्रिड योजना के कार्यान्वयन में सबसे बड़ी वित्तीय और तकनीकी बाधा क्या है? अत्यधिक ऊंचाई तक पानी लिफ्ट करने में लगने वाले भारी विद्युतीय ऊर्जा। अत्यधिक ऊंचाई तक पानी लिफ्ट करने में लगने वाले भारी विद्युतीय ऊर्जा। भारत के किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भाग सिंचित है? पंजाब में। भारत के किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भाग सींचा गया हुआ है? तो पंजाब में। सबसे ज़्यादा सिंचाई पंजाब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, अनित्यावाही नहरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाढ़ सिंचित या मौसम नहरें। बाढ़ सिंचित या मौसमी नहरें। जो बाढ़ से या मौसमी नहरें से सिंचा जाता है उसे अनित्यावाही नहरें कहा जाता है। इनअंडेशन कैनाल्स बोलते हैं उसे। राष्ट्रीय जल ग्रिड का दूसरा मुख्य संघटक जल को किस दिशा की ओर स्थानांतरित करने से संबंधित है? राष्ट्रीय जल ग्रिड का दूसरा मुख्य संघटक जल को किस दिशा की ओर स्थानांतरित करने से संबंधित है? उत्तर भारत जल आधिक्य से दक्षिण भारत जल न्यूनता की ओर। उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर। उत्तर भारत जहाँ पे जल आधिक्य होती है और जल न्यूनता की ओर। बोला जा रहा है उत्तर भारत से हम पानी को दक्षिण भारत की ओर लाएंगे। गंगा सोन नर्मदा लिंक का मुख्य भू राजनीतिक उद्देश्य क्या है? गंगा सोन और नर्मदा लिंक का मुख्य भू राजनीतिक उद्देश्य क्या है? मध्य भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराना। कृषि गणना 2010-11 के अनुसार कुओं और नलकूपों का संयुक्त सिंचित क्षेत्रफल नहरों से कितना अधिक था? लगभग 19% अधिक था। ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी ढालों पर चाय के बागानों के लिए कौन सी सिंचाई तकनीकी का सबसे प्रभावी पाई गई है? छिड़काव सिंचाई। फर्टिगेशन तकनीकी के प्रयोग से उर्वरकों की बर्बादी में कितने प्रतिशत तक की कमी लाई जा रही है? 25 से 30% तक की कमी। भारत में नहरों का जाल मुख्य रूप से किन नदियों के बेसिन में बिछा हुआ है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में। नित्यावाही नहरों के निर्माण के लिए नदियों में किस संरचना का होना अनिवार्य है? बैराज या बांध का निर्माण। वाटर हेडवर्क्स। कोटा जलाशय किस नदी पर स्थित है जिसका उल्लेख राजस्थान की सिंचाई परियोजना में किया गया है? चंबल नदी पर। राष्ट्रीय जल ग्रिड परियोजना को वर्तमान में किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है? राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, NPP।
नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सिंचाई के साधनों में कुओं को किस श्रेणी का साधन माना जाता है, पारंपरिक या आधुनिक? पारंपरिक। सिंचाई के साधनों में कुओं को किस श्रेणी का साधन माना जाता है? सिंचाई के साधनों में कुओं को किस श्रेणी का साधन माना जाता है, पारंपरिक या आधुनिक? सिंचाई के साधनों में कुओं को किस श्रेणी का साधन माना जाता है, पारंपरिक या आधुनिक? पारंपरिक साधन। सिंचाई के साधनों में कुओं को किस श्रेणी का साधन माना जाता है, पारंपरिक या आधुनिक? सिंचाई के साधनों में कुओं को किस श्रेणी का साधन माना जाता है, पारंपरिक साधन। ट्रेडिशनल सोर्स। जल जमाव की समस्या भारत के किस सर्वाधिक सिंचाई राज्य की एक मुख्य पर्यावरणीय समस्या बन चुकी है, पंजाब और हरियाणा के? जल जमाव की समस्या भारत के किस सर्वाधिक सिंचित राज्य की एक मुख्य पर्यावरणीय समस्या बन चुकी है, पंजाब और हरियाणा को? फव्वार सिंचाई पद्धति में पाइपलाइनों के माध्यम से पानी पहुंचाने के लिए सामान्यतः कितने दबाव की आवश्यकता होती है, उच्च से मध्यम वायुमंडलीय दबाव की। राष्ट्रीय जल ग्रिड के तहत प्रस्तावित कावेरी सोन लिंक से दक्षिण भारत के किस बेसिन को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य है, कावेरी नदी बेसिन को। राष्ट्रीय जल ग्रिड के तहत प्रस्तावित कावेरी सोन लिंक से दक्षिण भारत के किस बेसिन को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य है, कावेरी नदी बेसिन को। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जहां भूमिगत जल लवणीय है वहां सिंचाई के लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, अधिक जल भराव से बचना चाहिए और छिड़काव या टपकन विधि अपनानी चाहिए? भारत सरकार द्वारा प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान किस सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, छिड़काव और टपकन विधि को। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का कितना भाग वर्तमान में भी बड़ी और माध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत आता है, लगभग 35 से 40% भाग। नदियों को आपस में जोड़ने के विचार को सबसे पहले 19वीं सदी में किसने रखा था? नदियों को आपस में जोड़ने के विचार को सबसे पहले 19वीं सदी में किसने रखा था? सर आर्थर कॉटन ने, मद्रास प्रेसिडेंसी इंजीनियर थे। नदियों को आपस में जोड़ने के विचार को सर्वप्रथम पहले 19वीं सदी में किसने रखा था? 19वीं सदी मतलब 1800 कुछ ईस्वी। सर आर्थर कॉटन ने मद्रास प्रेसिडेंसी के इंजीनियर थे। डॉक्टर के एल राव की योजना को वित्तीय व्यवहार्यता न होने के कारण किस अन्य संस्था की योजना द्वारा संशोधित किया गया था? केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर आयोग की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना द्वारा। डॉक्टर के एल राव की योजना को वित्तीय व्यवहार्यता न होने के कारण किस अन्य संस्था की योजना द्वारा संशोधित किया गया था? केंद्रीय जल आयोग की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना द्वारा। अनित्यवाही नहरें भारत के किस राज्य में ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक विकसित की गई है? अनित्यवाही नहरें भारत के किस राज्य में ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक विकसित की गई है? अनित्यवाही नहरें भारत के किस राज्य में ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक विकसित की गई है? तो अविभाजित पंजाब और सिंध क्षेत्र में। अविभाजित पंजाब और सिंध क्षेत्र में। छिड़काव सिंचाई में किस धातु या सामग्री से बने पाइपों का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है? छिड़काव सिंचाई में किस धातु या सामग्री से बने पाइपों का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है? HDPE या PVC पाइप का। HDPE या PVC पाइपों का। फर्टिगेशन विधि द्वारा नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में कितनी वृद्धि दर्ज की जाती है? 80 से 90% तक की उच्च दक्षता। फर्टिगेशन विधि द्वारा नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 80 से 90% तक की उच्च दक्षता। गंगा नदी के जल को पटना से सोन घाटी तक लिफ्ट करने के लिए कुल कितनी अनुमानित ऊर्जा की आवश्यकता आंकी गई है? 5 से 7 गीगावाट की विशाल ऊर्जा। लगभग 5 से 7 गीगावाट की विशाल ऊर्जा। राष्ट्रीय जल ग्रिड से पर्यावरण पर पड़ने वाला एक संभावित नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? बड़े पैमाने पर वनों का जलमग्न होना और स्थानीय जैव विविधता का नुकसान। भारत के किस तटीय राज्य में डेल्टा नहरों का जाल बिछा हुआ है, जो मुख्य रूप से महानदी और गोदावरी से निकलती है? ओडिशा और आंध्र प्रदेश में। ओडिशा और यूपी में। भारत के किस तटीय राज्यों में डेल्टा नहरों का जाल बिछा हुआ है, जो मुख्य रूप से महानदी और गोदावरी से निकलती है? ओडिशा और आंध्र प्रदेश में। तालाबों द्वारा सिंचाई भारत के किस राज्य में द्वितीय सबसे बड़ा सिंचाई का साधन है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तालाबों के द्वारा सिंचाई भारत के किस राज्य में द्वितीय सबसे बड़ा राज्य मतलब सिंचाई का साधन है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, यूपी में।
भारत में सिंचाई प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक और नीति निर्माता संस्थान कौन सा है? केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन। अनित्यवाही नहरों की सबसे बड़ी सीमा या कमी क्या है? अनित्यवाही नहरों की सबसे बड़ी सीमा या कमी क्या है? ये केवल बाढ़ या भारी वर्षा के समय ही उपयोगी होती है, सूखे के समय निष्प्रभावी हो जाती है। अनित्यवाही नहरों की सबसे बड़ी सीमा या कमी क्या है? कमी क्या है? जब ये केवल बाढ़ या भारी वर्षा के समय ही उपयोगी होता है, जिस समय बहुत ज़्यादा वर्षा हुआ, बाढ़ आया, तभी ये उपयोग करने लायक, बाकी सूखे समय में निष्प्रभाव होते हैं, मतलब सूखा के समय में इसमें पानी ही नहीं रहता है। छिड़काव सिंचाई का प्रयोग रात के समय करना क्यों अधिक लाभदायक माना जाता है? रात में हवा की गति कम होती है और वाष्पीकरण द्वारा पानी का नुकसान न्यूनतम होता है। फर्टिगेशन तकनीकी से पौधों की जड़ों के पास किस प्रकार का वातावरण निर्मित होता है जो उनकी वृद्धि में सहायक है? इष्टतम नमी और पोषक तत्वों का निरंतर मतलब संतुलन। फर्टिगेशन तकनीकी से फर्टिलाइजेशन एंड इरिगेशन, सिंचाई और फर्टिलाइजेशन साथ साथ तकनीकी से पौधों की जड़ों के पास किस प्रकार का वातावरण निर्मित होता है जो उनकी वृद्धि में सहायक है? इष्टतम नमी और पोषक तत्वों का निरंतर संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कोटा जलाशय से जोधपुर तक जल ले जाने वाली मुख्य नहर का नाम क्या है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर, जोधपुर लिफ्ट नहर। कोटा जलाशय से जोधपुर तक ले जाने वाली मुख्य नहर का क्या नाम है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर, जोधपुर लिफ्ट योजना। राष्ट्रीय जल ग्रिड के अंतर्गत उत्तर दक्षिण संघटक का मुख्य संवाहक केंद्र कौन सा क्षेत्र माना गया है? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को पार करने वाली नदियाँ। भारत में कृषि उत्पादकता को स्थिर रखने के लिए सिंचाई को किस प्रकार का इनपुट माना जाता है? बुनियादी या आधारभूत इनपुट, इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट। भारत में कृषि उत्पादकता को स्थिर रखने के लिए सिंचाई को किस प्रकार का इनपुट माना जाता है? बुनियादी या आधारभूत इनपुट। तालाब सिंचाई पद्धति के ह्रास का मुख्य कारण आधुनिक काल में क्या रहा है? तालाब सिंचाई पद्धति के ह्रास का मुख्य कारण आधुनिक काल में क्या रहा है? नलकूपों का अत्यधिक प्रसार और तालाब का गाद से भर जाना। छिड़काव सिंचाई पद्धति में प्रयुक्त नोजल का मुख्य कार्य क्या होता है? जल की धारा को अत्यंत महीन बूंदों या फव्वारे में परिवर्तित करना। फर्टिगेशन के माध्यम से दिए जाने वाले उर्वरक किस रूप में होना अनिवार्य है? पूर्णतः जल घुलनशील। फर्टिगेशन के माध्यम से दिए जाने वाले उर्वरक किस रूप में होना चाहिए? जल में घुलनशील होना चाहिए। द टॉपिक विल बी ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन मतलब टपक सिंचाई। टपक सिंचाई किस प्रकार की विधि है जिसमें पौधे को पोषक तत्व और सिंचाई एक साथ प्रदान की जाती है? यह एक प्राचीन विधि है जिसमें आधुनिक रूप से अपनाया गया है। किस सिंचाई तकनीकों को फर्टिगेशन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? टपक सिंचाई की विधि के लिए। ड्रिप सिंचाई में पानी सीधे कहाँ पहुँचाया जाता है? पौधे के जड़ों के क्षेत्र में। ड्रिप सिंचाई विधि का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? ट्रिकल सिंचाई। ड्रिप सिंचाई का दूसरा नाम क्या? ट्रिकल सिंचाई। ड्रिप सिंचाई मुख्य रूप से किन क्षेत्रों की फसलों के लिए अत्यधिक उपयोगी है? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए। ड्रिप सिंचाई का उपयोग किन फसलों की बागवानी के लिए सफलतापूर्वक किया जाता है? सब्जियों, ग्रीन हाउसों और फलों की बागवानी के लिए। ड्रिप सिंचाई विधि के अंतर्गत उर्वरकों की क्या विशेषता होनी चाहिए? उर्वरक पानी में पूर्ण रूप से घुलनशील होना चाहिए। ड्रिप सिंचाई प्रणाली में किन प्रमुख पोषक तत्वों वाले उर्वरकों का प्रयोग सबसे उपयुक्त होता है? नाइट्रोजन और पोटासियम युक्त उर्वरकों का। ड्रिप सिंचाई विधि द्वारा पारंपरिक विधि की तुलना में पानी की कितनी बचत होती है? लगभग 35 से 75% पानी की बचत होती है। ड्रिप सिंचाई का उपयोग से श्रम और पानी के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आती है? श्रम और पानी दोनों में न्यूनतम खर्च और कमी आती है। ड्रिप सिंचाई विधि द्वारा फसलों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जाती है? लगभग 30 से 50% तक। ड्रिप सिंचाई तकनीक के मुख्य नुकसान या सीमाएं क्या है? उच्च प्रारंभिक स्थापना लागत, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता और लवणीय पानी से नोजल बंद होना। ड्रिप सिंचाई में पाइपों के माध्यम से पानी को खेतों में वितरित करने के लिए किनका उपयोग किया जाता है? ड्रिपर्स या एमिटर्स का। ड्रिप सिंचाई में नोजल या ड्रिपर से पानी किस गति से बाहर निकलता है? बहुत धीरे धीरे, बूंद बूंद करके, लगभग 2 से 20 लीटर प्रति घंटा।
ऊसर और रेतीली मिट्टी में कौन सी सिंचाई पद्धति सर्वोत्तम मानी जाती है? टपक सिंचाई। ऊसर और रेतीली मिट्टी में कौन सी सिंचाई पद्धति सर्वोत्तम मानी जाती है? टपक सिंचाई। अंगूर, नींबू और अनार जैसी फलदार वृक्षों के लिए किस सिंचाई पद्धति की सिफारिश की जा रही है? ड्रिप सिंचाई की प्रणाली की। ड्रिप सिंचाई के खरपतवार नियंत्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है? केवल जड़ क्षेत्र गीले होने के कारण खरपतवारों की वृद्धि बहुत कम होती है। क्या ड्रिप सिंचाई असमान या ढालू भूमि के लिए उपयुक्त है? हाँ, यह असमान भूमि पर भी बिना समतलीकरण के समान रूप से सिंचाई कर सकती है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली में छानने की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है? ताकि पानी में मौजूद रेत या कचरे से महीन नोजल अवरुद्ध न हो सके। ड्रिप सिंचाई से मृदा अपरदन की क्या स्थिति रहती है? इस विधि में पानी का बहाव न होने के कारण मृदा अपरदन शून्य या न्यूनतम हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। द क्वेश्चन विल बी भारत में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का प्रारंभिक वर्ष क्या था? वर्ष 1974 से 75। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? सृजित सिंचाई क्षमता का तेजी से और बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। CADP के तहत सिंचाई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या को रोकने के लिए किस प्रणाली का विकास शामिल था? नलियों तथा उपयुक्त जल निकास प्रणाली का निर्माण। CADP के अंतर्गत कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूमि सुधार का कौन सा कदम उठाया गया है? खेतों को सही आकार में विभाजित करना और चकबंदी। कमांड क्षेत्र विकास कार्य में पानी के न्यायसंगत वितरण के लिए कौन सी प्रणाली लागू की गई है? बारबंदी, रोटेशनल वाटर सप्लाई प्रणाली। CADP के अंतर्गत कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूमि सुधार का कौन सा कदम उठाया गया है? खेतों को सही आकार में विभाजित करना और चकबंदी करना। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम में पानी के न्यायसंगत वितरण के लिए कौन सी प्रणाली लागू की गई है? बारबंदी, रोटेशनल वाटर सप्लाई प्रणाली। शुरुआत में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कितनी बड़ी और मध्यम परियोजनाओं को शामिल किया गया? कुल 60 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? मार्च 2004 में। पुनर्गठन के बाद CADP का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? कमांड क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम। कमांड क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम CADWM, जिसे हम कहते हैं कमांड क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम, को देश भर में प्रभावी रूप से कब से लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2004 से। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया गया है? केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय बोल दो उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस किन नहर प्रणालियों पर था? देश की प्रमुख बड़ी और मध्यम सिंचाई नहरों के कमांड एरिया पर। CADP के अंतर्गत इनपुट, बीज या उर्वरक की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किन संस्थाओं का सहयोग लिया गया है? सहकारी समितियों और कृषि विस्तार सेवाओं का। सहकारी समितियों और कृषि विकास सेवाओं का। बारबंदी प्रणाली का मुख्य लाभ किसानों को क्या मिलता है? प्रत्येक किसान को उसकी बारी के अनुसार पानी की निश्चित मात्रा और समय का आश्वासन मिलता है। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम में सहभागिता बढ़ाने के लिए किन किसान संगठनों को बढ़ावा दिया गया है? जल उपभोक्ता संघों का। CADP का मुख्य लक्ष्य सिंचाई के पारंपरिक तरीकों से बदलकर किस ओर ले जाना था? वैज्ञानिक और कुशल जल उपयोग प्रबंधन की ओर। आज़ादी के बाद भारत में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की सिंचन क्षमता और वास्तविक उपयोग के अंतर को पाटने वाली योजना कौन सी है? कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी CADP मतलब कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत ऑन फॉर्म विकास
ऑन फार्म डेवलपमेंट कार्यों में क्या शामिल है? खेतों की समतलीकरण, फील्ड चैनलों, गूल का निर्माण और जल निकास नलियां बनाना। नेक्स्ट है सिंचाई दक्षता, इरिगेशन इफिशियंसी बढ़ाने के लिए CADP मतलब कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम ने किस पर विशेष बल दिया है? पानी के रिसाव को रोकने और पक्के फील्ड चैनल का निर्माण करने में। पुनर्गठित CADWM के किन नए घटकों को जोड़ा गया है? सहभागी सिंचाई प्रबंधन, पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट और जल का अधिक कुशल उपयोग। नेक्स्ट टॉपिक विल बी नदी बेसिन विकास कार्यक्रम, रिवर बेसिन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नदी बेसिन विकास कार्यक्रम की मूल अवधारणा क्या है? किसी नदी या उसकी सहायक नदियों के पूरे जलग्रहण क्षेत्र का एकीकृत विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी नदी बेसिन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किन प्रमुख आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल किया जाता है? जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और मृदा संरक्षण को। नदी बेसिन दृष्टिकोण के तहत विकास के लिए भौगोलिक इकाई किसे माना जाता है? संपूर्ण नदी बेसिन या ड्रेनेज बेसिन को। संपूर्ण नदी बेसिन को, ड्रेनेज बेसिन को। भारत में वर्तमान में नदी बेसिन विकास योजना के तहत कुल कितने बड़ी नदी बेसिनों की पहचान की गई है? कुल 23 बड़े नदी बेसिन के, 23 बड़े नदी बेसिन के। नदी बेसिन विकास कार्यक्रम के तहत देश में कितने लघु नदी बेसिन को चिन्हित किया गया है? कुल 200 लघु नदी बेसिन को। नदी बेसिन योजना का मुख्य प्रशासनिक उद्देश्य क्या है? अंतर्राज्यीय जल विवादों को कम करना और पानी का समान वितरण सुनिश्चित करना। नदी बेसिन विकास के तहत कछारी या मैदानी भागों में मुख्य रूप से कौन सा कार्य किया जाता है? नहरों का जाल बिछाना और कृषि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना। नहरों का जाल बिछाना और कृषि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना। नदी बेसिन के पहाड़ी भागों में किस प्रकार के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है? जल विद्युत उत्पादन और नवीकरण, हाइड्रो पावर उत्पादन और वनीकरण का। नदी बेसिन के पहाड़ी भागों में किस प्रकार के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है? जल विद्युत उत्पादन और वनीकरण का। नदी बेसिन विकास में जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन क्यों आवश्यक है? जलाशयों में गाद को रोकने और पानी के बहाव को नियंत्रण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारत की किस प्रसिद्ध नदी घाटी परियोजना को देश के पहले नदी बेसिन विकास के उदाहरण के रूप में देखा जाता है? दामोदर घाटी निगम परियोजना को। दामोदर घाटी निगम परियोजना को। भारत में कृषि एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में कृषि एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल राष्ट्रीय आय GDP में कृषि का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? कृषि का योगदान है GDP में 16.9% वर्तमान में, अभी 16.9%। भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग कितना भाग आज भी रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है? लगभग 58% से अधिक भाग। 58% से अधिक भाग। देश की विशाल जनसंख्या के लिए खाद्यान्न आपूर्ति के अलावा कृषि उद्योगों को क्या प्रदान करती है? कच्चा माल। देश की विशाल जनसंख्या के लिए खाद्यान्न आपूर्ति के अलावा कृषि उद्योगों को क्या प्रदान करती है? कच्चा माल। कृषि क्षेत्र भारत के व्यापार संतुलन में किस प्रकार योगदान देता है? कृषि क्षेत्र जो है भारत के व्यापार संतुलन में किस प्रकार योगदान देता है? कृषि उत्पादों जैसे कि चाय, मसाला, चावल के निर्यात से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करना। भारतीय कृषि को प्रायः मानसून का क्या कहा जाता है? भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारत में कृषि मुख्य रूप से किस प्राकृतिक कारक पर अत्यधिक निर्भर है? वर्षा की मात्रा और उसकी अनिश्चितता पर। देश के किन भागों में सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण कृषि पूरी तरह वर्षा पर आश्रित है? देश के अर्ध शुष्क और पठारी भागों में। देश के अर्ध शुष्क और पठारी भागों में। भारत के किन राज्यों में सिंचाई के उन्नत साधनों के कारण कृषि में स्थायित्व आया है? पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप को प्रभावित करने वाला सबसे मुख्य कारक क्या है? भौगोलिक उच्चावच, मिट्टी और जलवायु।
भारत में भूमि उपयोग प्रारूप को प्रभावित करने वाला सबसे मुख्य कारक क्या है? भौगोलिक उच्चावच, मिट्टी और जलवायु। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि नीतियों का निर्धारण और सांख्यिकी का रखरखाव कौन सा मंत्रालय करता है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि नीतियों का निर्धारण और सांख्यिकी का रखरखाव कौन सा मंत्रालय करता है? केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। भारतीय कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम होने का एक प्रमुख ढांचागत कारण क्या है? जोतों का छोटा आकार। स्वतंत्रता के बाद भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने वाली क्रांति का क्या नाम है? हरित क्रांति। स्वतंत्रता के बाद भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने वाली क्रांति का नाम क्या? हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किन फसलों पर सबसे अधिक देखा गया है? गेहूं और धान, चावल की फसलों पर हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव। भारतीय कृषि में प्रचंड बेरोजगारी का क्या तात्पर्य है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में संलग्न होना। भारतीय कृषि में प्रचंड बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि आवश्यकता से अधिक कृषि कार्य में लोग लगे हुए, जिसमें सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र नेट 100 एरिया से क्या तात्पर्य? वह कुल भूमि जिस पर वर्ष में कम से कम एक बार फसल बोई और काटी जाती है, उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। भारत में कृषि के तहत पड़ती भूमि किसे कहा जाता है? फ्लोलन। भारत में कृषि के तहत पड़ती भूमि किसे कहा जाता है? वह भूमि जो उसकी उर्वरा शक्ति वापस पाने के लिए कुछ समय के लिए खाली छोड़ दी जाती है। भारत में कृषि के तहत पड़ती भूमि किसे कहते हैं? वह भूमि जो उसकी उर्वरा शक्ति वापस पाने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ देते उसे पड़ती या खेता बोलते ओकरा। भारतीय कृषि में सम्य गहनता क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाने का सबसे प्रभावी साधन क्या है? सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और बहुफसली प्रणाली अपनाना। देश में कृषि के विकास के लिए संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? नाबार्ड। देश में कृषि के विकास के लिए संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। कृषि क्षेत्र में संविदा कृषि से क्या अभिप्राय है? कृषि क्षेत्र में संविदा कृषि से क्या अभिप्राय है? किसानों और खरीदार कंपनियों के बीच पूर्व निर्धारित कीमत और गुणवत्ता पर फसल उगाने का समझौता। भारत में मुख्य रूप से कितनी फसल ऋतु में पाई जाती है? 3 ऋतु, खरीफ, रबी और जायद। भारत में मुख्य रूप से कितनी फसल ऋतु में पाई जाती है? 3, खरीफ, रबी और जायद। कपास, जूट और मूंगफली भारत की किस प्रकार की फसलों के उदाहरण हैं? नकदी फसलों या वाणिज्यिक फसलों। कपास, जूट और मूंगफली भारत की किस प्रकार की फसलों के उदाहरण हैं? नकदी फसलें या वाणिज्यिक फसलें। भारत में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में इन्हें क्या नाम दिया गया है? श्री अन्न। भारतीय मृदा में आमतौर पर किस मुख्य पोषक तत्व में भारी कमी आई है? नाइट्रोजन और जैविक कार्बनिक ह्यूमस कम। कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सतत विकास कृषि का मुख्य ध्येय क्या है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना दीर्घकालीन कृषि उत्पादन बनाए रखना। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से भारतीय कृषि भूमि पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है? मिट्टी का क्षारीयकरण, अपलिनीकरण और भूमिगत जल का प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा किसानों की आय सहायता के लिए चलाई जा रही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना कौन सी है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना। कृषि उत्पादों के विपणन को डिजिटल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया पोर्टल कौन सा है? ई-नेम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। कृषि उत्पादों के विपणन को डिजिटल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया पोर्टल कौन सा है?
ई नेम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल ई नेम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन का कृषि क्षेत्र के भीतर क्या महत्व है? यह कृषि क्षेत्र का एक अत्यंत तेजी से बढ़ता हुआ उप क्षेत्र है जो ग्रामीण आय को स्थिरता देता है। कृषि गणना एग्रीकल्चरल सीनस भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? 5 वर्षों में। एक आंसर के लिए 1 पेज, प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पे।